प्रसाद जैसे जैसे निर्मला चाची के अंजाम के बारे में सुनते जा रहे थे, उनकी आंखें खौफ से दहल उठी थी। एक ऐसी औरत जिसको वो जब भी उस गोदाम के पास आते, उस गोदाम में आते, उनको मिलते, अच्छे से वो उनको दुलारती, उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, माँ के समान थी। वो उनको निर्मला चाची कहकर पुकारते। लेकिन आज जब उनका सच और उनका अंजाम इनके सामने था, मन तो विचलित था भी, लेकिन एक बात को ये सोचकर बार बार डरे जा रहे थे, घबराए जा रहे थे कि मैं इतनी देर, इतने साल एक ऐसी औरत से बात करता रहा, शुक्र है बच गया। लेकिन अनहोनी को कुछ और ही मंजूर था। ये कुछ और सोचकर उस गोदाम से निकले थे, लेकिन अब इनका सफ़र कुछ ज़्यादा सुहावना होने नहीं वाला था। जैसे जैसे ये उस जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे, मानो जैसे मौत इनका साक्षात इंतज़ार कर रही थी। क्या होता है प्रसाद के साथ उस जंगल वाली सड़क में? क्या वो बच पाते हैं? और कौन थी निर्मला चाची? और क्या था निर्मला चाची का सच? शुरू करते हैं इस किस्से में, लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को लाइक और हाइप दबा के कीजिए। साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। और मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोस में कहा है कि जो मेरे हार्डकोर व्यूअर्स हैं उनके लिए लाजमी है वीडियो को लाइक करना ही करना है। और लाइक की संख्या कुछ बड़ी तो है, लेकिन जितनी मैं चाहता हूँ उतनी बड़ी नहीं। और आने वाली जो सीरीज़ है अंधकार, अगर उसमें पहले दूसरे एपिसोड में मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, ख़ास तौर पर अपने व्यूअर्स का, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो शायद मुझे उसको हाल्ट करना पड़े, क्योंकि एक साल से ज़्यादा होने को है जो मैं बिल्कुल रेगुलर अपनी कहानियाँ अपलोड कर रहा हूँ। आप सबने बहुत प्यार किया और बहुत जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उसके बराबर तो थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बहुत आपके कमेंट्स, जो लोग मुझसे जुड़े और रेगुलर व्यूअर्स बने, तो ये काफ़ी मायने रखता है। लेकिन हर एक चीज़ का एक कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, और जो ये अंधकार सीरीज़ है इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। और अगर ये सीरीज़ नहीं हो पाती सक्सेसफुल, तो मैं यही समझूंगा कि बस जो जैसे चलता है चलता रहने दीजिए, आपको कुछ बदलाव पसंद नहीं है। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस चैनल पर बदलाव भी हो, साथ में जो ये चीज़ें चल रही हैं वो भी चलती रहे, तो प्लीज़ आप इसको जो अंधकार सीरीज़ आएगी इसको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से हाइप करनी है। लेकिन साथ के साथ जो ये वीडियोस, रेगुलर वीडियोस हैं और रेगुलर पॉडकास्ट हैं, इनको प्लीज़ आप थोड़ा सा और तवज्जो देना शुरू कीजिए अपने लाइक, कमेंट, शेयर के रूप में, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम में और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा मिल सके और वीडियोस के अच्छे व्यूज़ आ सकें। खैर, अब हम चलते हैं आज के किस्से की ओर। प्रसाद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। ये सिर्फ उनका ही पेशा नहीं है, बल्कि उनके पिताजी और उनके दादाजी का पेशा भी यही है। प्रसाद को पढ़ने लिखने का कोई बहुत शौक़ नहीं था। शुरू से ही जब वो पहली या दूसरी बार वो अपने पिताजी के साथ ट्रक पर गए, जो लोडिंग वगैरह के डिलीवरी के लिए, तो उनको ये काफ़ी पसंद आया। इसलिए फिर उनका जो ध्यान बचा खुचा पढ़ाई पर था वो भी ख़त्म हो गया, और उन्होंने भी ठान ली कि वो ट्रक ड्राइव ही करेंगे। अब पारिवारिक पेशा था, इनके पिताजी ज़्यादा फोर्स कर नहीं पाए इनको पढ़ाई के लिए, और धीरे धीरे फिर ये भी ट्रक चलाने में माहिर हो गए। अब इनके पिताजी की उम्र हो चली है और वो अभी भी ट्रक चलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो छोटे रूट होते हैं जहाँ पर सेम डे डिलीवरी करके वापसी हो जाए, वही ये तवज्जो देते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रूट की बारी आती है तो प्रसाद ही जाते हैं। आमतौर पर प्रसाद अकेले तो नहीं जाते, लेकिन कई बार क्लीनर वगैरह छुट्टी पर हो तो प्रसाद का एक छोटा भाई है जो इनके चाचा जी का लड़का है, हरी, वो उनके साथ चल जाता है। उसको भी काफ़ी शौक़ है, वो भी पढ़ने की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, और अभी कुछ टीन एज में, और वो भी सोचता है कि जब वो बड़ा होगा तो तब वो भी एक ट्रक ड्राइवर ही बनेगा। सफ़र करने का शौक़ है उसे काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ उसको पैसे भी मिले तो क्या ही बात है। लेकिन कई सफ़र होते हैं जो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाते हैं आपके मन पर। शायद ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब प्रसाद, जैसा मैंने कहा कि अपने पिताजी के ट्रक को ही चलाते हैं, और जब लॉन्ग रूट की बारी आती है तो ये अपनी ड्यूटी बनाते हैं और चल पड़ते हैं, और कई बार हरी इनके साथ होता है। इस बार इन्होंने एक लॉन्ग रूट पर फिर जाना था, और ये लॉन्ग रूट कैसा था कि एक फैक्ट्री है भोपाल में,
साबुन की बेसिकली फैक्ट्री है और इनके साथ कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है लॉन्ग रूट का। जब भी लॉन्ग रूट की तरफ इनकी जब गाड़ी जाती है तो मोस्टली इनका ट्रक इनमें से एक होता है। अब तकरीबन तकरीबन काफ़ी ऐसी जगहें हैं जिनको इन्होंने रीच किया था लॉन्ग रूट में, और इस बार भी जब इन्होंने उस ट्रक में लोडिंग करके उस फैक्ट्री से जाना था, तो जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते में कुछ हद तक जंगल भी आता है, और कभी इनके लिए कुछ ऐसा नहीं रहा कि ये जंगल का रास्ता है। रात के समय में इनके लिए रोज़ाना की बात की तरह ही थी। आज भी ये उसी रास्ते से दिन के समय में उस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। सब कुछ शांत लग रहा था, मौसम काफ़ी सुहावना हुआ हुआ था। जंगल की हरियाली कुछ दिन पहले जो बारिश पड़ी थी उससे और ज़्यादा चमक उठी थी, और आसपास चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, कुछ जानवरों की आवाज़ें, हालांकि खतरनाक तो थी लेकिन जब जंगल का एक अनुभव देती थी तो ट्रक में बैठे होने के कारण इनको अलग सी सिक्योरिटी तो महसूस होती थी। कुछ समय बाद ये पहुंच जाते हैं उस गोदाम में। अब जब गोदाम में पहुंच जाते हैं सब कुछ पहले जैसा ही तो था। वही सिक्योरिटी गार्ड, वही लेबर, वही सामान जो ये हर बार लोड करते थे, लेकिन आज कुछ एक कमी महसूस हो रही थी। ज़्यादा देर न लगी प्रसाद को ये भांपने में। ये पूछते हैं सिक्योरिटी गार्ड से, अरे बाबा ये निर्मला चाची नज़र नहीं आ रही। तो बाबा इधर उधर देख के कहते हैं, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? क्या हुआ? अरे सच में नहीं पता? अरे बताइए तो सही क्या हुआ बाबा, आप डरा क्यों रहे हैं? अरे वो तो मर गई। कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अरे बाबा अभी तो लोडिंग होनी शुरू हुई है, अभी तो लगेंगे कुछ घंटे, तो बताइए क्या हुआ। और सच में बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुनकर। तो वो बाबा कहते हैं, नहीं जब तू किस्सा सुनेगा तुझे दुख भी होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। अब ये कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि बाबा आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा निर्मला चाची को जैसा हम समझते थे वो वैसी निकली नहीं, वो कुछ और ही थी। अब ये कहते हैं कि कुछ और ही थी, मैं समझा नहीं। बाबा उनके बिल्कुल पास आते हैं, इधर उधर देखते हैं जैसे कोई सुन ना ले, और कहते हैं डायन थी वो। बस ये सुनने की देर थी। इन दोनों के रूह तक कंपकपा जाती है। प्रसाद और हरि पहले बाबा को गौर से देखते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं कि क्या जो हम सुन रहे हैं दोनों एक ही जैसी चीज़ सुन रहे हैं, या फिर बाबा ने जो कुछ कहा है हमें सुनने में गलती हो गई। ये कहते हैं क्या 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 डायन? अरे धीरे बोल। हाँ तो बाबा आपको कैसे पता लगा? अरे मुझे क्या, सारे गोदाम को पता लगा है, उसके गांव को पता लगा है। तो कहते हैं कि हुआ क्या बाबा बताइए तो सही। तो जो सिक्योरिटी गार्ड का छोटा सा कैबिन होता है, तो वो कहते हैं चल बताता हूँ। ये इशारा करते हैं जो लेबर, अरे भैया 3 कप चाय भिजवा देना। अभी उस कैबिन में बैठ जाते हैं। निर्मला चाची के बारे में अगर बात करें तो निर्मला चाची देखने में कुछ होगी, कुछ 55 से 60 साल के बीच की, और विधवा औरत थी। उसकी एक ही बेटी थी। अब जब भी प्रसाद और कभी कभी जब हरि भी आता था तो वो बड़े अच्छे तरीके से इनको ग्रीट करती थी जैसे इनके अपने ही बच्चे हों, और बेहद ही एक कह सकते हैं कि एक कई चेहरा होता है ना जिस चेहरे से ममता झलकती है, बिल्कुल वैसा ही चेहरा। इनके बारे में पता तो था कुछ हद तक, कभी बात की थी निर्मला चाची ने कि इनकी इकलौती बेटी है, और मानसी यानी उनकी जो बेटी का नाम है वो तबीयत उसकी ख़राब है और वो फ़िलहाल चलने में भी असमर्थ हो चुकी है। तो ये कहते हैं कि चाची बताओ अगर कुछ ज़रूरत है तो हम मदद कर देते हैं माली, बाद में आपने देना होगा तो ठीक है, नहीं तो समझेंगे हमने अपनी बहन की मदद कर दी। तो निर्मला चाची कहती थी कि नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो ये बीमारी है ये डॉक्टरी इलाज से हल नहीं होगी। अब ये बात शुरू में करते थे कि डॉक्टरी इलाज से हल नहीं होगी तो कैसे होगी? कोई वैद्य हकीम जो दूसरे होते हैं उनसे होगा, कोई मालिश वगैरह करेंगे या कुछ और जो शारीरिक समस्या कुछ करेंगे। तो कभी कभी चाची ने हिंट तो दिया था निर्मला चाची ने कि नहीं दरअसल ये कुछ और ही है, और मैं फिर कभी बताऊंगी। अब जब लोडिंग वगैरह का टाइम चल रहा होता था तो बीच बीच में इंटरप्शन भी होती थी कि ये सामान को ऐसे रखवाना है, ऐसे रखवाना है, इस तरीके से रखवाना है। तो इसलिए फिर ये कहते थे कि ठीक है चाची कोई बात नहीं, हम फ्री होकर सुनेंगे। अब इस समय जब ये कैबिन में बैठे हुए थे 3 जाने, तो अभी चाय आ जाती है और बाबा कुछ कहने में संकोच कर रहे थे।
तो प्रसाद को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि शायद हरी, जो कि अभी बहुत बड़ा भी नहीं है, जैसे मैंने कहा टीन एज में है, 17 बरस के आसपास की उसकी उम्र है, शायद जो ये बातें अब होने वाली हैं उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है। तो ये इशारा करते हैं प्रसाद कि हरी एक काम कर, तू सारा देख, लोडिंग का देख, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। तो हरी कहता है अरे भैया वो मुझे भी तो सुनना है। तो प्रसाद उनकी तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं ये ज़रूरी है, जो मैं सुनूंगा तुझे बता दूंगा ना, लंबा रास्ता है, रास्ते में यही बात करते जाएंगे। बड़े भैया थे, बात को टाला भी नहीं जा सकता था। अधमने से हरी उठता है और कैबिन से बाहर निकलकर ट्रक की ओर चला जाता है। अब बाबा के चेहरे पर कुछ थोड़ा सा सुकून नज़र आ रहा था और अब वो शायद बात करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। प्रसाद कहते हैं बाबा बता भी दो क्या हुआ, मेरा तो मन बैठे जा रहा है। अरे इतनी अच्छी औरत थी, हमें तो अपनी माँ जैसी लगती थी, छोटे से तो थे जब माँ चल बसी, मुझे तो उनमें माँ ही नज़र आती थी। बाबा कहते हैं बेटा सिर्फ तुझे उनमें माँ नहीं नज़र आती थी, मुझे भी उसमें अपनी बहन नज़र आती थी। यहाँ पर जो मज़दूर हैं सबको सदमा तो लगा है, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई है और जो करने से उसकी मौत हुई है ख़ास तौर पर, उसको लेकर सब स्तब्ध हैं और अपने घर में हो रही छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उससे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। अब बात थोड़ी सी जटिल होती जा रही थी कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं। खैर ये बात बढ़नी शुरू हो जाती है और बाबा कहते हैं देख बेटा तुझे शायद पता है या नहीं पता, शायद तुझे निर्मला ने बताया ना हो कि मानसी, हाँ हाँ बाबा मुझे सब बताया है कि मानसी उनकी बेटी है, विधवा है ये, और उसकी तबीयत कुछ ख़राब है। साथ के साथ कुछ उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी जो मेरी समझ में नहीं आ पा रही थी और इन्होंने कहा था कि बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं बिज़ी रहने लग पड़ा और सच कहूँ तो मेरे दिमाग से बात भी निकल गई। तो बाबा ने कहा कि क्या बताया था? तो ये बताया था कि बस डॉक्टरी इलाज शायद नहीं है। मैंने कहा था कि कोई हकीम वैद मालिश वगैरह। कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो तूने जो पूछा और जितना तुझे बताया ठीक है, लेकिन बातें उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। अब ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं। देख मैं ये नहीं कहूँगा कि निर्मला चाची शुरू से गलत थी, काफ़ी काफ़ी समय से, कह सकते हैं कि कई दशकों से इसी गोदाम में तो काम कर रही है। जब वो उसकी बेटी छोटी सी थी तो विधवा हो चुकी थी। अब करैक्टर उसका बड़ा सॉलिड था भाई, वो उसने एक तो दूसरी शादी भी नहीं कही और जहाँ तक हमने गांव में सुना है उसका बिल्कुल अच्छा करैक्टर था, उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। कुछ समय तो गुजारा होता रहा, लेकिन जब गुजारा नहीं हो रहा था तो इस फैक्ट्री के जो बाबूजी हैं यहाँ पर उन्होंने इसको काम में रख लिया साफ सफाई के। अब तुम मानो कि जो बाबूजी के बच्चे हैं यहाँ, यानी कि वो भी इनके गोद में खेल रहे हैं। जब छोटे छोटे वो उनका परिवार आता तो बड़ी ये केयर करते थे। और आपको तो पता है कि जो बड़े बाबूजी थे जो अब स्वर्ग से धर चुके हैं, बड़े ही अच्छे थे और उतने ही नेक उनके बच्चे भी, और वो भी चाची को बहुत स्नेह से बात करते थे और माली मदद भी कर देते थे। और जब ये मानसी बीमार हुई तो शुरू शुरू में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी डॉक्टरी इलाज कराने में, सब कुछ। लेकिन बस पता नहीं उसके दिमाग में क्या फितूर चढ़ा बेटा। प्रसाद कहते हैं कि बाबा बताइए तो सही कि क्या आखिर हुआ, क्या करने लग पड़ी थी वो, क्या मेरा शक सही है, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो आप आगे कहने जा रहे हैं? बाबा कहते हैं काला जादू। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था। तो आपके कहने का मतलब है कि निर्मला चाची ने अपनी बेटी को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए काला जादू करवाना शुरू कर दिया? नहीं 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 बेटा, नहीं। तो फिर अभी आपने कहा तो सही काला जादू। हाँ बिल्कुल। तो बाबा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि काला जादू करवाया, आप कह रहे हो नहीं। तो जब आप काला जादू कहते हो मैं कहता हूँ हाँ काला जादू, तो कहते हो हाँ। दोनों बातों में बेटा फर्क है। क्या फर्क है बाबा? देख, तू कह रहा है काला जादू करवाया, मैं कह रहा हूँ काला जादू किया। जब ये कहते हैं काला जादू किया तो थोड़ी देर के लिए तो शक पका जाते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस तो था, लेकिन बातों का वज़न बहुत था। जब काला जादू करवाया जाता है तो किसी तांत्रिक, किसी की मदद लेकर कराया जाता है। जब काला जादू किया जाता है तो इंसान खुद ही उस चीज़ का शिक्षक होता है। यानी कि निर्मला चाची काला जादू खुद करती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या बाबा?
तो बाबा कहते हैं बिल्कुल सही। अब ये थोड़े से घबरा जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके कहने का मतलब है, हाँ, निर्मला चाची तेरी डायन थी। अब जैसे ही ये सुनते हैं तो फिर से इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनके रोम रोम में सिहरन दौड़ उठती है कि आज से पहले वो जिस औरत से अपनी माँ की तरह बात करते रहे कि जैसे ये मेरी माँ ही है, वो दरअसल डायन थी। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कुछ सोच पाते, बहुत ज़्यादा कुछ जज कर पाते। बाबा कहना शुरू करते हैं कि शुरू से नहीं थी ऐसी वो बेटा, मैंने तुझे कहा ना। लेकिन जैसे-जैसे उसकी बेटी की हालत ख़राब होती गई, ना जाने उसके दिमाग में किसी ने भर दिया या फिर क्या कारण था, उसको ये लगता था कि उस पर किसी ने काला जादू किया है, क्योंकि डॉक्टरी इलाज हो नहीं रहा था और साथ के साथ ही हर जगह से टेस्ट करा लिया था। तो वैसे बीमारी क्या थी मानसी को? बेटा पता नहीं, लेकिन सुनने में जितना आया है, बाबूजी ने हमें कहा था कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जेनेटिक प्रॉब्लम तो तुझे पता है ठीक नहीं होती इतनी जल्दी। तो इसको भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी जो इसके पिता को थी, वो भी बड़ी छोटी उम्र में चल बसा और उसकी ही कोई समस्या इसको आ चुकी थी। लेकिन इसके मन में घर कर गई थी ये बात कि ये कोई काला जादू किसी ने मेरी बेटी पर कर दिया है, और काले जादू की काट भी काला जादू ही होती है। अब ये कुछ शुरू-शुरू में जो हमें सुनने को मिला, तांत्रिकों के पास जाती थी, तांत्रिक जितना इसका पैसा होते थे हड़प लेते थे। लेकिन फिर जब इसने हिसाब लगा दिया कि ना ही मेरी बेटी ठीक हो रही है डॉक्टर से, ना ही मेरी बेटी तांत्रिकों से ठीक हो रही है, पैसा भी मेरा ख़त्म हो रहा है, तांत्रिक जानबूझकर मुझसे पैसा हड़प लेते हैं, इलाज नहीं करते, तो क्यों ना मैं ही काला जादू सीख लूँ। अब जब ये बात सुनते हैं प्रसाद, तो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा, कहने का मतलब है कि निर्मला चाची ने मजबूरी में काला जादू सीखा, कह सकते हो यही हुआ होगा। अब धीरे-धीरे जब वो काला जादू सीखने लगी, तो गाँव के लोगों की नज़र बड़ी पारखी होती है, या कह सकते हैं कि शक्की होती है। थोड़ी-थोड़ी बातों पर भी शक करना शुरू कर देते हैं, और शायद उनको इस बात पर थोड़ा-सा शक होना शुरू हो चुका था कि जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ अलग हैं। जैसे अचानक से ही उसने घर के आस-पास के लोगों को मीठा खिलाना शुरू कर दिया। फिर कभी-कभी गोदाम में भी आती, कुछ मीठा लेकर आती, जानबूझकर कुछ नमकीन भी पहले लेकर आती ताकि किसी को शक ना पड़े। अब इनको अपनी बातें याद आ रही थी। ये बातों को इंटरलेट कर पा रहे थे कि 1-2 बार तो निर्मला चाची ने मुझे भी खाने को दिया है कुछ मीठा। अब जैसे जितने मज़दूर, जितने आस-पास के लोग ये कनेक्ट कर पा रहे थे कि हमारे घर में होने वाली जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, शायद उसके पीछे अब निर्मला चाची का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने हम पर कोई टोटका किया होगा। ये भी कुछ ही देर में बस उसी ही आघोश में चले गए कि अरे हाँ यार, कुछ दिनों से बिज़नेस भी मंदा पड़ रहा है, और मेरी यार टाँगें भी दर्द करना शुरू कर चुकी हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अब उसके बाद बाबा कहना शुरू करते हैं कि चलो, ये तो बातें ऐसी थी जिस पर किसी को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन इसके साथ-साथ मानसी को भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा था। दिन-ब-दिन उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। अब कुछ देर बाद जो गाँव के लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। वो खुलेआम कहने लग पड़े निर्मला चाची को कि तू काला जादू करती है, तू डायन है। गाँव में वो बदनाम हो चुकी थी, डायन डायन उसको कहने लग पड़े थे, और 1-2 बार कुछ लोगों के कहने के मुताबिक शायद उन्होंने निर्मला चाची को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा। अब जब ये बात सुनते हैं प्रसाद, तो कहते हैं कि इसमें कौन-सी कोई बड़ी बात है बाबा, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। हाँ, चल के तो जा सकता है, लेकिन क्या हो जब कोई जाते देखे तो नीचे उसके पैर ही ना हो। कहते हैं निर्मला चाची बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त कर चुकी थी। अब जो ये जंगल है, अरे ये कौन-सा ये जंगल जो है आगे जाकर, हाँ, इसी जंगल में जाकर रात को वो साधना करती थी, और उसकी शक्तियाँ धीरे-धीरे बढ़ने लग पड़ी, और उसके बाद फिर वो बड़ा खुश होने लग पड़ी, खुश रहने लग पड़ी। वो कहती थी कि मेरी बेटी ठीक होना शुरू हो गई है। शायद उसके काले जादू का असर होना शुरू हो चुका था।
लेकिन पता नहीं क्या होता है, एकदम से उसकी बेटे की तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ठीक होते-होते ना सिर्फ़ उसके बेटे की बल्कि इसकी भी। निर्मला चाची पहले तो तुझे पता है कि बिल्कुल अच्छी सेहत थी। हाँ, मैंने भी 1-2 बार नोटिस किया है कि सेहत डाउनग्रेड होती जा रही है। तो मैंने तो 1-2 बार चाची को पूछा भी था कि चाची शुगर वग़ैरह तो नहीं है, कमज़ोर होती जा रही हो? लेकिन चाची का कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार। शुगर नहीं थी बेटा। सुनने में आया है कि ये अपनी बेटी को पूर्णतः तौर पर सही करना चाहती थी और इसी में इससे कोई गलती हो गई और जो जादू है वो उल्टा पड़ गया, और ना ही सिर्फ़ उसने मानसी को प्रभावित किया, बल्कि उसने इसको प्रभावित करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब बाबा कहते हैं, "अभी देखो, अब उसकी मौत की बात करता हूँ।" अब 4-5 दिन आई नहीं निर्मला चाची, और ये निर्मला चाची का रिकॉर्ड था कि भई हम छुट्टी कर लेते थे, बहुत कुछ हो जाता था। इस गोदाम में कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है जो इतवार के अलावा जिसने छुट्टी ना की हो। बल्कि हमारे बाबूजी भी जब किसी के शादी वगैरह कहीं जाना है, वो भी छुट्टियाँ करते हैं, लेकिन निर्मला चाची का तो रिकॉर्ड था, वो तो हाज़िर होती थी। अब जब ऐसा कोई पर्सन पिछले 4-5 दिन से ना आए, तो फिर बाबूजी ने भेजा, और जब गाँव गए तो गाँव जाकर पता लगा, वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ऐसा हादसा जो किसी को पचाए नहीं बच रहा था। बहुत अच्छी बात है कि वो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा। हुआ क्या था? गाँव वालों का कहना है कि इनके घर से बहुत बदबू आ रही थी, बाहर से ताला लगा हुआ था। एक आधा दिन तो जो पड़ोसी थे उन्होंने थोड़ा बहुत सहने की कोशिश की, लेकिन जब असहनीय हुआ तो इनको शक हुआ, तो जब इन्होंने दरवाज़ा खोला, घर अंदर से बिल्कुल खाली था। एक छोटा-सा धूना जो जल रहा था, उसी से बदबू आ रही थी, और ये नहीं पता था कि अंदर क्या डाला था। अब जब ये बात हुई तो कहने का मतलब है कि निर्मला चाची गायब थी। ना निर्मला चाची थी घर में, और ना ही मानसी थी। फिर क्या होता है कि एक दिन बाद एक चरवाहा भागता-भागता गाँव की तरफ आता है और ऊँची-ऊँची शोर मचाना शुरू कर देता है। "अरे! तुम्हारे की गाँव की औरत वहाँ पर पड़ी है, तुम्हारे गाँव की औरत वहाँ पर पड़ी है।" तो सभी गाँव वाले हो जाते हैं कि गायब तो सिर्फ़ 2 जने ही हैं, निर्मला चाची और उसकी बेटी। अब सब जब भागते-भागते जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो जब आगे अपना दृश्य देखते हैं, वो सब के सब सन्न रह जाते हैं। क्या हुआ था बाबा ऐसा? एक धुआँ अभी भी हल्का-हल्का उसमें सेक था। पास मानसी पड़ी हुई थी। उसकी लाश आधी कटी हुई थी, और उसके बिल्कुल पास निर्मला चाची बैठी हुई अवस्था में थी, लेकिन मृत। शायद इनकी मौत को 1-2 दिन हो चुके थे। ये दृश्य देखते ही गाँव में कोहराम मच गया, और पुलिस को जब बुलाया गया, पुलिस लाशें लेकर गई। पता लगा कि जो मानसी है, उसकी मौत कम से कम निर्मला चाची की मौत से 1 या 2 दिन पहले हुई है। यानी कि वो घर में ही मरी थी, और ना जाने कैसे निर्मला चाची उसको जंगल में लेकर गई थी, और शायद वो इस फिराक में थी कि वो मानसी को दोबारा से ज़िंदा करेगी, और शायद काला जादू उल्टा पड़ गया। उसने ना सिर्फ़ मानसी को और टुकड़ों में बाँटा, बल्कि निर्मला चाची की जान भी ले गई। जब ये सुना तो ये सन के सन रह गए। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिनको इन्होंने माँ का दर्जा दिया, ये दुखी भी थे, गुस्सा भी था कि क्यों आखिर निर्मला चाची ने इस काले जादू का रास्ता अपनाया, और आखिर बात करती लोगों से, अध्यात्म की तरफ जाती, तो शायद कुछ बन पाता, ना बन पाता, लेकिन ये कम से कम हालात तो ना आते कि अपनी जान भी जाती और अपनी बच्ची की जान भी जाती। अब ये कहते हैं कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बेटा। सुनने में आया है कि उस जंगलों में एक बहुत बड़ी ऊँची चीख सुनाई देती है। जो लोग निर्मला चाची की आवाज़ पहचानते थे, कहने में सुनने में आता है कि ये कहते हैं कि ये उन्हीं की आवाज़ आती है। कई बार उन्होंने जंगल में जो चरवाहे रात को लेट हो जाते हैं, उन्होंने
उसी जगह पर निर्मला चाची को कुछ काला जादू करते देखा, लेकिन वो तो मर गई है, उसका प्रेत अभी जिंदा है। और जो तांत्रिकों से बात की गई बाद में कि भाई ऐसा ऐसा हमारे गांव में हादसा हुआ, और वो कहते हैं कि उसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली और ना ही शायद मिलेगी, क्योंकि मौत का कारण काला जादू ही था। और वो आज भी प्रेत के रूप में अपनी बच्ची को जिंदा करना चाहती है, और वो बलि के तौर पर खून मांगती है। जब ये बात सुनते हैं तो ये और डर जाते हैं, खून किसका, इंसान का, और किसका बेटा? अच्छा, तो ऐसा ऐसा कोई हादसा हुआ? हाँ, 2 हादसे हुए हैं। मतलब 2 हादसे हुए हैं, जिसमें एक की तो मौत हो गई और एक बड़ी मुश्किल से बचा। उसके साथ कोई और भी था, बाइक पर जा रहे थे, अचानक से उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके साथ साथ भाग रहा है। जब वो देखते हैं तो अब ये नहीं पता कि निर्मला चाची थी या थी, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही विकराल थी, और उसने सिर्फ पिछले पल को झपटा मारा और खींचकर जंगल में गायब हो गई। जो दूसरा बाइक वाला था वो थोड़ा सा हिम्मती था, उसने बाइक रोकी। अब दोस्त का था बचाना, वो जब जंगल में गया तो उसका दोस्त वहाँ पर मरा पड़ा था। उसके गर्दन के बिल्कुल आर पार ऐसे जैसे मानो किसी ने कोई नुकीली चीज़ घुसाई हो। ऐसे ही एक और केस था जिसमें बंदा तो बच गया, लेकिन उसने कहा कि जब उसने मुझे ऐसे नाखूनों से ऊपर खींचा, मुझे तो साफ उस अपनी मौत नजर आई थी, और वो शक्ल बेहद डरावनी थी। लेकिन वो बचा कैसे? कहते हैं कि उसी समय पीछे से किसी की आवाज़ आ गई, शायद मुझे जंगल में जब वो लेके जा रही थी तो किसी ने देख लिया और वो उसके समय गायब हो गई। यानी कि खून तो उसको मिल गया था जो उसको चाहिए था। अब ये सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे ये, क्योंकि अब इनको उसी रास्ते से जाना था, जो रास्ता जब ये पहले भी तय करते थे, कभी भी आज तक इनको जंगल का खौफ नहीं आया। आज भी जब ये आ रहे थे तो मौसम सुहावना था, सब कुछ काफ़ी बेहतर लग रहा था, लेकिन जब इनकी आज वापसी थी तो फिर ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब ये सारी की सारी बात फिलहाल के तौर पर ये महसूस करते हैं कि हरी को तो नहीं बतानी चाहिए, वो अभी है तो बच्चा ही, और उसने मेरे साथ ही सफ़र करना है, और अगर रास्ते में उसको पता लगा कि ये वही रास्ता है जो रास्ता हम तय कर रहे हैं, इसी रास्ते के जंगल में कहीं ना कहीं निर्मला चाची और उसकी बेटी काला जादू करते मारी गई थी, और उसकी आत्मा आज भी भटकती है, तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोडिंग हो चुकी थी कुछ समय बाद। हरी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था कि बताओ भैया हुआ क्या, लेकिन वो कहते हैं कि तुझे कह दिया ना, घर जाके बताऊंगा, कुछ इतनी भी ख़ास बात नहीं है, छोटी सी बात है, तो आराम से फिर अब देखना यार, मैं बार बार देख, दुख की बात है तुझे भी पता है। तो निर्मला चाची पिताजी को भी जानती थी, तो मैं पिताजी पूछेंगे उनको ही बताऊंगा, फिर भाई इतनी बार नहीं बता सकता, एक ही बार में दोनों जाने बैठ जाना, बताऊंगा। हरी समझता है कि ठीक है, बात भी ठीक है। अब ये ट्रक लेकर रवाना हो जाते हैं। जब ये रवाना हो रहे थे तो तकरीबन रात हो चुकी थी। अब जिस रास्ते पर ये जा रहे थे कुछ समय बाद वही रास्ता इनको जंगल की तरफ लेकर जाने वाला था। ये कुछ 30 किलोमीटर के आसपास का पैच था जो जंगल की सड़क थी, और ये बस यही दुआ कर रहे थे कि जैसे तैसे करके ये 30 किलोमीटर का रास्ता निकल जाए। जंगल की सड़क होने की वजह से रात के समय में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं है। आसपास के छोटे मोटे जो गांव है बस उन्हीं में से कोई साइकिल सवार या बाइक सवार एक आधा नज़र आ जाए, के अलावा कोई होता नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये ट्रक की स्पीड को बढ़ा देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निकले। जितना हरी प्रसाद को जानता था, प्रसाद बिल्कुल आराम से ट्रक चलाते थे, चाहे सड़क जितनी मर्जी खाली हो, कभी भी उन्होंने हाई स्पीड में ट्रक नहीं चलाया। लेकिन जब आज देख रहे थे कि ट्रक काफ़ी तेज़ चल रहा है तो ये थोड़ा सा घबराते भी और कहते हैं भैया आज क्या हुआ, ट्रक इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो? प्रसाद कहते हैं अरे नहीं नहीं बाबा, ये सड़क खाली है ना, तो मैंने सोचा कि बस फ़ायदा उठाया जाए। फ़ायदा तो आपने कभी आज तक उठाया नहीं खाली सड़क का भैया, मैं कितनी बार आपके साथ क्या हूँ, ज़्यादा बात न कर। हरी को प्रसाद के माथे का पसीना साफ तौर पर नजर आ रहा था, और ये दिन गर्मियों के नहीं थे। ऊपर से बारिश पड़ने के कारण 1-2 दिन पहले और सर्दी हो चुकी थी। हालांकि एक बात अच्छी थी कि धुंध नहीं पड़ी थी। चलते चलते ट्रक में अचानक ना जाने क्या खराबी आ जाती है कि ट्रक की हेडलाइट्स ऑफ हो जाती है।
ट्रक तो चल रहा था लेकिन लाइट्स बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब इसके बिना ट्रक चल सकता नहीं था, अंधेरे में कहीं पर भी टक्कर हो सकती थी किसी भी चीज़ के साथ, इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता था और इनको जाने अनजाने ट्रक को बंद करना पड़ता। इसलिए इनको ट्रक को मजबूरी में रोकना पड़ता। अब हरी के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको तो इस रास्ते के खौफ का पता भी नहीं था, लेकिन प्रसाद घबराए हुए थे। वो जल्दी से ट्रक से नीचे उतरते हैं, हरी को कहते हैं तू अंदर बैठा रहे और मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब उसके बाद वो ट्रक का जो फ्रंट होता है उसको खोलकर तारे वगैरह चेक करने लग पड़ते हैं और बार बार हरी को कहते हैं स्टार्ट करके देख, लाइट चल रही नहीं। अब क्या होता है कि ट्रक के नीचे से ना बार बार कोई आवाज़ आ रही थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसाद परेशान हो रहे थे। इसलिए ये सोचते हैं कि कोई समस्या और ज़्यादा ना हो कि ट्रक के नीचे से बार बार कोई आवाज़ आ रही, कोई चीज़ नड़ी हो जो मुश्किल में ला सके, साइलेंसर वगैरह ना फट जाए, कुछ हो जाए। इसलिए ये टॉर्च लेते हैं और ट्रक के नीचे चले जाते हैं। अब ये ट्रक के नीचे मुआयना कर रहे थे तो इनको कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लगा, सब कुछ ठीक था। आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये नहीं फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन जो इनको नज़र आता है उसके बाद तो ये बस भागने की करते हैं। जब ये ट्रक के नीचे टॉर्च लगाकर देख रहे थे, अचानक से इनको बहुत तेज, जैसे किसी ने बहुत भारी कदम रखे हैं ज़मीन पर और बड़े धीरे धीरे से चल रहा है। अब ये ट्रक के पिछली तरफ देखते हैं तो सिर्फ इनको पैर नज़र आते हैं जो काफ़ी भारी थे और वो ज़ाहरी तौर पर इंसानी नहीं थे। काफ़ी फूले हुए पैर, काले रंग के, बड़े बड़े नाखून, माने जैसे कोई राक्षसी हो, और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। अब इन्होंने आओ देखा ना ताओ, जल्दी से ट्रक की तरफ निकलते हैं, बैठते हैं, ट्रक स्टार्ट करते हैं। हरी हैरान था, अरे भैया क्या हुआ, अभी तो लाइट्स नहीं जली। अरे लाइट की ऐसी तैसी, स्टार्ट करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब वो अंधेरे में ट्रक को आगे लेकर जाए जा रहे थे। हरी बार बार पूछ रहा था कि भैया लाइट नहीं चल रही, एक्सीडेंट हो जाएगा। हालांकि ट्रक थोड़ी सी धीमी गति में था, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ाते हैं, टॉर्च कहते हैं जल्दी आगे टॉर्च कर, अभी देखते हैं आगे जाके देखते हैं, जल्दी ये जंगल वाली सड़क पार हो जाएगी ना, ये टॉर्च पकड़ और जल्दी से देख, आगे आगे लगा, बस ये सड़क पार हो जाए, ये जंगल वाली सड़क पार हो जाए, फिर मैं देखता हूँ। ये कहते हैं भैया ऐसा भी क्या हुआ, ज़्यादा बात मत कर, मैंने तुझे कहा ना जो मैं कह रहा हूँ वही कर। ये सड़क कितनी रह गई है, होगी कोई 14-15 किलोमीटर। हम 14-15 किलोमीटर ऐसे जाएंगे, जाना पड़ेगा, कह दिया ना, जाना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, बार बार ये साइड मिरर में देख रहे थे कि कहीं वो भला इनके पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन जिसका ये सोच रहे थे वो तो ठीक अब इनके आगे थी। कुछ ही दूरी पर एक चौराहा था, उस चौराहे पर इनको कोई बैठा हुआ नजर आता। बीच में जैसे कोई तंत्र मंत्र का कार्य चल रहा हो, एक शख्सियत बैठी हुई थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो पागलों की तरह सर को घुमाए जा रही थी। बस ये दृश्य भर देखकर ही सिहरन पैदा हो रही थी दोनों के शरीर के अंदर। अब इनको मजबूरी में ट्रक रोकना पड़ता है, क्योंकि वो उस ट्रक को, उस जगह को पार नहीं कर सकते थे। चौराहा काफ़ी छोटा था और आसपास कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो देखने में पत्थरनुमा लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद किसी ने जानबूझकर पत्थर रखे हैं। अब ये फिर से हरी को कहते हैं कि तू अंदर बैठा रहे, मैं देखता हूँ। ये ट्रक से उतरते हैं और धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी थी बेहद खतरनाक लग रही थी, उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था और कुछ देर बाद अब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और एक जोरदार चीख ना सिर्फ इन दोनों के मन में, बाकी सारे जंगल में सनसनाहट फैला देती है। और जब इसकी तरफ देखा जाता है उस चीज़ के द्वारा, उसका काला चेहरा, जगह जगह कट लगे हुए थे और फिर से वो चीख मारती है। प्रसाद बेहद डर चुके थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा डर गया शायद हरी, जो ट्रक में बैठा था और इनको
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। पीछे मुड़ के देखते हैं, हरी अब डर कर ट्रक से उतरता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। प्रसाद कहते हैं, अरे हरी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? तो वो ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था, भैया आप भी आओ, मर जाएंगे, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या क्या क्या, क्या, क्या पिशाचनी है। अब प्रसाद उसकी तरफ से ध्यान हटाकर टॉर्च उनके हाथ में थी, बस ज़्यादा जल्दी से भागते 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 उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं हरी का, और कहते हैं, रुक रुक भाई, ये रास्ता यहाँ पर भी तो है वो पिशाचनी जो पता नहीं कब से हमारे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन हरी एकदम से रुक जाता है। अब प्रसाद को थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद हरी को मेरी बात समझ आ गई, लेकिन बात कुछ और ही थी। हरी के रुकने का कारण यह नहीं था कि प्रसाद उसको समझाने में मनाने में कामयाब हुआ। उसके रुकने का कारण था कि दूर अंधेरे में हल्की हल्की आग दिखाई दे रही थी, और वही दृश्य जो उसने उस चौराहे पर देखा था, सेम वही दृश्य अब उसको अपने कुछ ही दूरी पर सामने नजर आ रहा था। जब तक प्रसाद वहां पर पहुंचता है, वो भी देखकर सन रह जाता है। अब उसको ये साफ तौर पर पता लग चुका था कि हम दोनों की मौत आज पक्की है। प्रसाद को अपनी जान की परवाह शायद नहीं थी, उसको था कि मेरे बच्चा, मेरा छोटा भाई, इसको कुछ ना हो। ये हरी के पास जाना शुरू करते, हरी की बाजू पकड़ते और कहते हैं, जल्दी से ट्रक में बैठ। लेकिन ना जाने हरी के मन में क्या आ गया, वो तो मानो जैसे प्रसाद की तरफ देख ही नहीं रहा था, बस वो देखे जा रहा था उस अग्नि की तरफ, और बार बार सर घुमाती उस रेतने की तरफ, उस डायन की तरफ। हरी बड़ी तेजी से हाथ छुड़ाता है अपने भाई से और बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। एकदम से वो प्रेतनी भी उठती है और वो भी हरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि प्रसाद समझ नहीं पाता, और इससे पहले वो कुछ समझता, वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और वो प्रेतनी अपना हाथ उठाती है और सीधा अपने नाखून से ऊपर उठा लेती है हरी को। खून की धाराएं बहनी शुरू हो जाती हैं। अब प्रसाद के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चाहे डर जितना मर्जी सर पर चढ़ जाए, लेकिन अपने भाई को बचाना है। शायद नाखून उसके गले से आर पार हो चुके थे, वो बच ना पाता, लेकिन कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते थे प्रसाद, और वो भागते हैं। जैसे ही वो पास आते हैं, वो प्रेतनी गायब हो जाती है। एक आवाज सुनाई देती है, प्रसाद तू प्यारा है मेरा, दोबारा मत आना, अगली बलि तेरी दूंगी, तेरी वजह से इसको भी बख्शती हूँ। ये नीचे देखते हैं, वो तड़फ रहा था, उसके नाखून बिल्कुल गले के इस पार से गया था, जान बाकी थी। ये जल्दी से उसको पकड़ते हैं और ट्रक में बिठाते हैं और पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हरी को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है, उसको काफ़ी इंजरीज आई थी और कुछ समय तो उसकी आवाज़ भी चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ वापस आती है। वो सदमा भूल नहीं पा रहा था जो उसके साथ हुआ, और शायद कोई भी इतनी जल्दी भूल ना पाता। प्रसाद ये सोच रहे थे कि शायद वो मुझ पर हमला नहीं कर रही थी, वो हरी को ही मारना चाहती थी। अब वो इस चीज़ को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से ले रहे थे। पॉजिटिवली इस तरीके से कि अगर मैं ना होता तो हरी पक्का मर गया था। नेगेटिवली कि अगर हरी मेरे साथ ही ना जाता तो शायद मुझे कोई दिक्कत ना आती। लेकिन इनको क्या मालूम था, इनका इंतज़ार, ख़ास तौर पर हरी का इंतज़ार एक ऐसी प्रेतनी कर रही है जिसको शायद कभी ये जानते थे, जो एक कभी इंसान थी, एक बच्ची की माँ थी जो अपने बच्ची को ठीक करना चाहती थी, सही करना चाहती थी। अब प्रसाद के लिए शायद ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रसाद ये सोचते हैं कि आज सारा गांव, गोदाम के भी सारे लोग, कुछ समय तक मैं भी तो इसको डायन ही समझता रहा, और जो हमारे साथ हुआ वो तो सिर्फ एक डायन ही कर सकती है। लेकिन क्या
डायन किसी को छोड़ती है। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि तू प्यारा है मेरा। उस डायन में, उस प्रेतनी में जो मर चुकी है, आज भी उसमें ममता तो है। गांव का हर आदमी, गांव की हर औरत, बच्चा, बूढ़ा और गोडाउन के सब लोग उसको धिक्कार रहे हैं आज भी। क्या वो इस लायक थी? शायद उसने अपनी बच्ची को बचाने का रास्ता काफी गलत इख्तियार किया, लेकिन ये एक माँ की पीड़ा थी जो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद उसको कोई और रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने इस रास्ते को चुना। प्रसाद ये बात को जाने नहीं दे सकते थे। कुछ समय तक जो प्रसाद की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, अपनी माँ जैसी निर्मला चाची को डायन के तौर पर देखने का वो पर्दा हट जाता है। अब वो फिर उसको अपनी माँ की तरह ही देख रहे थे। शायद वो पहले इंसान थे। वो ठानते हैं कुछ करूँगा। बड़े बड़े पंडितों से, तांत्रिकों से बात करते हैं। एक पंडित से इनकी बात होती है जो काफ़ी पहुँचे हुए थे और जो काफ़ी अच्छा इन्होंने रास्ता दिखाया। वो रास्ता था मुक्ति का। मुक्ति किसकी? ना सिर्फ निर्मला चाची की बल्कि उनकी बेटी मानसी की भी। ये डिसाइड किया जाता है कि जहाँ पर इनकी लाशें मिली थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ होगा और उनकी मुक्ति के लिए कुछ दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन या घंटे का या 2 घंटे का, काफ़ी पंडितों के एक पंडाल की तरह उसको सजाया गया और दिन रात एक हवन होता है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वैसे अगर बिल्कुल उसको सिंपल भाषा में कह दिया जाए तो अखंड हवन कह सकते हैं, जो कुछ दिन तक चलता रहता है। वो चला सुबह शाम। मंत्रों की जो आवाज़ थी, उनकी ध्वनि आसपास गूंजती रही। इस दौरान ये भी डिसाइड किया गया कि जो ये 30 किलोमीटर का पैच है, यहाँ पर जगह जगह कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल सड़क के किनारे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और जितने भी दिन ये सारा कार्य चला, एक तरह का सात्विक सारा माहौल बनाया गया। और उसके बाद जब आखिरी आहुति दी गई तो इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे निर्मला चाची, हे माँ, शायद आपने भी गलत किया और आपके साथ भी बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आप मुक्त हो। अब आपकी बेटी भी मुक्त हो। आप भी जानती हैं कि ना आप वापिस आ सकती हैं, ना वो वापिस आ सकती है। और बेचारों की बलि जो यहाँ से गुजर रहे हैं, हमको मारने का कोई फायदा नहीं। शायद ये सब कराने से कुछ मिला। आज जो ये रोड है, ऐसी कोई हरकत वहाँ पर नहीं होती रात के समय में कोई अकेला भी वहाँ पर जाए चाहे। कभी कोई किसी की आवाज़ नहीं आई। निर्मला चाची आज़ाद हो गई शायद, उनकी बेटी भी आज़ाद हो गई शायद। जीते जी मानसी अपनी बीमारी से मुक्ति नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद वो भी भटकती रहती, उसकी माँ भी भटकती रहती। शायद ये तो बिल्कुल इंसाफ नहीं था परमात्मा का, इसलिए सात्विक तरीके से उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई गई और उनकी कम से कम आत्माओं को मुक्ति मिली। ये था किस्सा निर्मला चाची का, प्रसाद का, हरि का। हरि अब ट्रक नहीं चलाने की बात करता। वो कहता है कि मैं पढ़ूंगा। प्रसाद डरे काफ़ी, लेकिन शायद जो रोजी रोटी होती है वो डर पर काफ़ी भारी पड़ जाती है। जो पापी पेट होता है उससे बड़ा कोई शैतान नहीं। जब भूख लगती है तो इंसान सब करता है जो कई बार करने से डरता है। जैसे ये रात को ट्रक चलाने से काफ़ी बार डरे, लेकिन धीरे धीरे डर पर काबू पा लिया और आज भी रात को ट्रक चलाते हैं। इनके पिताजी अब थोड़े से और बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनको सिर्फ ये लोकल छोटा हाथी टाइप है, बस वही चलाते हैं और शहर के अंदर अंदर ही रहते हैं। हरी, उसने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। खुशी है इनको इस बात की कि चलो घर का बच्चा है, और ट्रक भी कोई बुरा पेशा नहीं है, बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन बिट रिस्की। उसमें शरीर देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन जो बेचारे भाई ट्रक चलाते हैं उनसे पूछो कि क्या हाल होता है। खैर, ये था आज का किस्सा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या निर्मला चाची का जो चॉइस थी, उनको और भी कोई रास्ता अपनाना चाहिए था, या फिर
जो उन्होंने किया अपने हिसाब से, उनके हिसाब से यानी ठीक था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले हम आज का एपिसोड ख़त्म करें तो मैं चाहता हूँ कि जो कमेंट ऑफ द डे है उस पर हम जाएं और उसके बाद फिर थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है कासानोवा सिंह, बड़ा भाई मॉडर्न सा नाम है। तो ये कह रहे हैं कि सुनील पाजी कैसे हो आप, आई लाइक द वे यू क्रिएट सस्पेंस इन एवरी रियल इंसिडेंट विच इज़ वेरी यूनिक टैलेंट। Every single incident feels amazing and I can visualize every moment and your voice is amazing for narrating all the incident, which makes very simple for us to visualize. Not everyone who creates channel while looking others to get successful. Every work needs certain skills, hard work and persistence to make it worth successful. Keep up the hard work. I really loved what you said in your previous video. खुदा से डरो लेकिन प्यार भी करो और प्यार सबसे करो। और रिश्तेदार आपके दुश्मन हो सकते हैं लेकिन कोई भी दुश्मन कभी आपका रिश्तेदार नहीं होता। प्यार हर नफ़रत को बदल सकता है। गॉड ब्लेस एंड मे यू गेट ऑल द रिस्पेक्ट एंड सक्सेस यू डिज़र्व। कैलिफोर्निया USA। भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतनी दूर से आप देखते हैं। और सच में खुशी ये होती है कि हमारे भारत में तो चलो एक लोकल चैनल है और लोग प्यार देते हैं। जो हमारे फ़ॉरेन में अब्रॉड में रहने वाले हमारे भारतीय हैं, जब उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसका कारण ये है कि एक तो जड़ें जो कभी भी टूटती नहीं है वो तो रहती हैं। आप भी कहीं ना कहीं मतलब कहीं अपना काम करते समय मेरी कहानियाँ सुनते हैं, इससे एक बड़ा टच मिलता है कि USA में भी, UK में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और भी बाकी जगहों पर प्रेजेंस है ना। ये एक मेरे पास एक गेस्ट आए, मैं थोड़ी सी इस पे बात करूँगा, फिर मैं आपको उसका कारण थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक गेस्ट आए और उन्होंने कहा कि सुनील भाई आप ऐसा करना कि मैं अपनी ना जर्नी बताऊँगा, मेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अध्यात्म तक की जर्नी कैसी रही। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप आपको कितने लोग जानते होंगे। तो कहते हैं कि बहुत लोग जानते हैं। तो मैं अब ऐसा मत अज्यूम कीजिए कि मैं किसी की चैनल को जज कर रहा हूँ, एक जस्ट मैं शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ बाद में। तो मैंने उनका चैनल ओपन किया तो अराउंड 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। और उनके जो मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखे, जो उनके पहले पॉडकास्ट आए थे, किसी पे 5000 या किसी के 10,000 इतने आसपास व्यूज़ थे। अब मैंने उनको कहा कि देखिए भाई क्या होता है कि मैं हमेशा जैसे कोई पर्सन को इंट्रोड्यूस कराता हूँ ना, मैं पहले उसके किस्से सुनता हूँ या अपने व्यूअर्स को उनके पहले किस्से सुनाता हूँ और उनके बाद इंट्रोडक्शन करता हूँ। उसका कारण क्या है कि एक पर्सन होता है जो सेलिब्रिटी कह सकते हैं, जिनको बहुत लोग जानते हैं। मान लीजिए कि मेरे चैनल पे अगर हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ भाई, ये मत समझ लेना कि ऐसा, मेरे चैनल पे मान लो अगर कोई पर्सन आए, मैं किसी चलो बड़े यूट्यूबर की बात कर लेता हूँ कि लेट्स से कि मेरे चैनल पर ध्रुव राठी आ जाए। ध्रुव राठी मुझे कहे सुनील यार मेरे कुछ पर्सनल इंसिडेंट हुए थे तो मैं इंडिया आया हूँ, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, तो करें बात। अब ध्रुव राठी मेरे चैनल पर बैठेंगे, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन और किसी को चाहिए भी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में बात करूंगा कि ध्रुव भाई अपनी जरा थोड़ी सी जर्नी तो बता दीजिए, तो लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि उनको लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जानते हैं, है ना। कुछ लोगों को उनकी जर्नी के बारे में पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनना चाहेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन मेरे जैसा पर्सन, जैसे एक सीके भाई का पहला मेरा जो पॉडकास्ट आया था तो कुछ पहले 10 मिनट इंट्रोडक्शन में गुजर गए थे, तो मैंने सीके भाई को कहा था कि ये पार्ट काट देना क्योंकि भाई लोग मुझे जानने नहीं आते, लोग कहानियाँ सुनने आते हैं और हम उनको वही देंगे। लेकिन सीके भाई ने नहीं काटा और वो वीडियो उस तरीके से परफॉर्म नहीं की, मैंने उनको पहले ही कह दिया था। खैर अब मैंने उनको फिर ये बात कही, मैं कहा देखो भाई बात ऐसी है कि सॉरी टू से, लेकिन लोग आपको जानते हो तो फिर आपकी जर्नी के बारे में भी सुनना पसंद करेंगे। लेकिन लोग जब आपको नहीं जानते तो फिर आपकी जर्नी के बारे में क्या सुनेंगे, वो आपके किस्से सुनने के लिए है
किस्से सुनते सुनते जब उनको थोड़ी सी अटैचमेंट फील होगी तो वो फिर थोड़ा बहुत आपके बारे में जान भी लेंगे लगे हाथ। फिर मैंने एक बात उनको कही कि भाई देखो यूट्यूब का ना बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है कि इसकी वजह से ना बहुत से लोग सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन यूट्यूब का एक वीक पॉइंट भी यही है कि इसकी वजह से बहुत से लोग सेलिब्रिटी बन गए। अब एक एक वर्जन है, एक एक दायरा है, एक दायरे के अंदर हर कोई सेलिब्रिटी है। वो दायरा चाहे 10,000 सब्सक्राइबर का हो, चाहे 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो सकता है किसी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उसको 20 यानी 2 करोड़ लोग जानते हैं, या चलो काट कूट के मान लो कम से कम उसको 30-40 लाख लोग तो जानते होंगे, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। हो सकता है उसको मैं ना जानता हूँ, आप ना जानते हो। वहीं दूसरी ओर किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हों तो उसको 10 के 10,000 जानते हो और अपने आसपास के लोकेलिटी में काफ़ी फेमस हो। तो ये यूट्यूब की प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है। आपने जैसे कहा ना कि ये आप यूएसए से देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि यूएसए में भी कुछ कुछ सैकड़ों की या 50 60 70 80 की संख्या में अपने भाई हैं जो हमें जानते हैं। सेम इन कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे जो भी मुझे फॉरेन कंट्री से देखते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि हम आपको कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे नेबर भी। ऐसा नहीं है, वो भी फॉरेन में ही आ जाते हैं। तो जो आपने कहा कि मुझे आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन भाई, कि नरेटिंग स्किल्स आपको अच्छे लगते हैं और मेरी कोशिश होती है कि इनको सुधार करने की हर बार। और जो आपने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर कोई चैनल जो है वो दूसरों की तरफ देखकर चैनल क्रिएट कर लेता है कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन आसान काम नहीं है। आज आज फिर से मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल ना बोलने की सलाह दी है कि आप कम से कम 1 हफ्ता बिल्कुल अपने आप को, अपने गले को आराम दीजिए, मत बोलिए। और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी है कि अभी 2 मिनट पहले मतलब मुझे इतनी ज़्यादा कफ हुई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मतलब इतनी ज़्यादा, उसमें आपको जब सडन चेंज आया होगा ना मेरी आवाज़ में, आपको मैंने कट तो लगाना ही है, नेचुरली बात, अब वो खांसते हुए थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन आपको जब सडन चेंज आया होगा मेरी आवाज़ में तो आपको पता लग जाएगा कि एकदम इतना चेंज कैसे आया। तो मतलब चलो हेल्थ की बात नहीं है कि कोल्ड काल्ड तो सब कुछ होता ही है, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जब हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। यूट्यूब इज़ इटसेल्फ अ जॉब। जो ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जो चैनल कर रहे हैं यूट्यूब का, दे आर थिंकिंग कि भाई हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और छा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल से रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ। जो हॉरर जॉनर में आना चाहते हैं, कीप इट इन माइंड कि आप जो देख रहे हैं वो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो चैनल आप देख रहे हैं, जिन चैनल को बने अभी 6 महीने हुए हैं, साल हुए हैं, और वो 50 50 60 60 1 1 लाख व्यू लेके जा रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग देयर चैनल विद मनी। वो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई बंदा मुझे चाहने वाला 1 लाख रुपए दे, एग्जाम्पल के तौर पे, मत देना भाई, तो आपको अगले 1 महीने में, 1 महीने बाद मेरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर नजर आएंगे, उससे ज़्यादा ही, कम तो नहीं। कोई भी कर सकता है। होता क्या है कि शुरू शुरू में हाइप बनती है कि यार ये तो बहुत बड़ा चैनल है, ये तो भाई 50,000 60,000 लाख सब्सक्राइबर है, इसके तो व्यूज़ बड़े अच्छे जाते हैं। मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिनके चैनल पर सिर्फ 20-25 वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर उनके 80-80 हज़ार हैं, व्यूज़ उनके लाख लाख हैं। कि भाई मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हॉरर इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग टॉपिक। इसकी ऑडियंस बनानी पड़ती है, सालों साल लग जाते हैं। कई ऐसे बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो एक आधे साल में, 1.5 साल में या 2 साल में मैक्सिमम अपने 5-5 6-6 लाख सब्सक्राइबर और पॉडकास्ट पे 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं। सब कुछ प्रमोट किया, उन्होंने हैवी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। मैं नहीं कर सकता। तो जैसा चल रहा है मुझे उस चलने में बड़ी खुशी है। और जैसा आप भाई बोल रहे हैं कि दूसरों की तरफ देख के अगर आपने सच में चैनल को ग्रोथ देनी है तो जान लगा दीजिए और अच्छे तरीके से आप कीजिए। धीरे धीरे इक्विपमेंट्स को भी आप अपग्रेड कीजिए। और आपको जो मेरी बात अच्छी लगी कि सभी दुश्मन रिश्तेदार नहीं होते हो, जो जो भी, ये ऑन द स्पॉट दिमाग में आती है, और इस पर अगर किसी पर असर हो जाए अच्छे तरीके से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, कैसानोवा भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इट मीन्स अ लॉट फॉर मी कि आप सभी इतना प्यार देते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो को समापन करें तो 2 कमेंट्स और हैं जो शाउट आउट कह रहे थे, उनको मेंशन कर देता हूं ताकि वो भाई नाराज़ ना हो जाएं। तो @xyz
006 जी कह रहे हैं सुनील भाई नमस्कार, आरव नाम भी बोल दो कभी। तो आरव भाई नाम भी बोल दिया, किसी कहानी में मैं मेंशन भी कर दूंगा किसी करेक्टर को। तो ये था आज का कमेंट ऑफ द डे एंड शाउट आउट। उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।